So the next topic of is basically we have seen different supervised learning algorithm जिसमें आप लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा, आपने लीनियर रिग्रेशन देखा, आपने डिसीजन ट्री देखा, आपने रैंडम फॉरेस्ट देखा. Random forest was basically it was you can say supervised learning algorithm, but वो ensemble algorithm यानी ensemble you can say models के अंदर आता है, तो वो थोड़ा सा एक होता है combination of different models है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है. इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से मॉडल है जिसका नाम है SVM, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम. ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग का मॉडल है. SVM का मतलब होता है हमारे पास सपोर्ट वेक्टर मशीन. Now, what is support vector machine? In support vector machine, we have two different models. Number one is classification model and number two is regression model. आज हमने देखना है क्लासिफिकेशन मॉडल. ठीक है, रिग्रेशन भी उसी तरीके से काम करेगा, थोड़ी सी चीजें चेंज जाती हैं while working with you can say फॉर्मूला के थोड़े बहुत चीजें चेंज जाती हैं, बाकी सेम ही रहता है. While working with classification, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर which is SVC. ठीक है, दिस इज सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर. अगर आप बात करोगे रिग्रेशन का तो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर which is basically SVR. ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंट मॉडल्स हैं ऑफ SVM जो हम यूटिलाइज करेंगे. आज हमने देखना है हमारा सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर कैसे काम करता है. For example, here we have support vectors. अब the problem is what is a vector here? ये कौन सा वेक्टर है जिसको हम कह रहे हैं support vector? And what is the importance of this support vector here? For example, we have a data here. हमारे पास एक डेटा है, इस मैं जरा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिफरेंट डेटा अवेलेबल है. दिस इज द डेटा, दिस इज द डेटा. हमारे पास एक कैटेगरी का डेटा ये रहा, एक कैटेगरी का डेटा ये रहा, और दूसरी कैटेगरी का डेटा हमारे पास फॉर एग्जाम्पल Now, these are for example we have a data in the form of this. क्योंकि हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये या तो दो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में होगा. आप देख सकते हैं हमारे पास अगर हम कहेंगे भाई दिस इज अ सिंगल क्लासिफिकेशन, मतलब एक कैटेगरी का डेटा हो जाएगा, ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी का डेटा होगा. अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करते हैं या फिर फॉर एग्जाम्पल हम बेस्ट फिट लाइन की बात करते हैं. इफ आई ड्रॉ अ बेस्ट फिट लाइन इन बिटवीन दिस, फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन. अगर मैं कहूं कि जो चीज इस लाइन से ऊपर है that is basically belonging to category 1 and whatever is below this line that is basically belonging to the category 2. सही है, प्रॉब्लम तो नहीं. अब सपोर्ट वेक्टर मशीन किससे काम करता है? सपोर्ट वेक्टर मशीन में हम यूटिलाइज करते हैं दी सपोर्टिंग वेक्टर्स टू क्रिएट द बेस्ट फिट लाइन. अब why this is a best fit line? Because हमारे पास यहां पर दो एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं जिसको हम कहते हैं मार्जिनल लाइन. ठीक है, अब ये मार्जिनल लाइन क्या होता है? इसको हम कहते हैं दो डिफरेंट लाइंस है हमारे पास. फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिंगल लाइन, एक आपने यहां पे ड्रॉ की. अब ये जो लाइन ड्रॉ होती है ये ड्रॉ होती है विथ द सपोर्टिंग वेक्टर, द क्लोजेस्ट वेक्टर टू योर हाइपर प्लेन. ये जो आपको लाइन नजर आ रही है इसको हम कहते हैं हाइपर प्लेन. दिस इज बेसिकली हाइपर प्लेन. ठीक है, जो वेक्टर हाइपर प्लेन के जितना करीब होगा वहां से विथ इक्वल डिस्टेंस, मतलब दोनों साइड पे विथ इक्वल डिस्टेंस जो वेक्टर इस हाइपर प्लेन के करीब होता है बेसिकली वहां पर हम ये दो लाइंस ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं मार्जिनल प्लेन. ठीक है, अब ये मार्जिनल प्लेन किस तरीके से क्रिएट, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक वेक्टर है जो सबसे ज्यादा क्लोज है विद दिस हाइपरप्लेन. ऐसा ही है,
तो यहां पर हम एक लाइन क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं दूसरी कैटेगरी में हमारे पास एक ये वेक्टर है जो बहुत ज्यादा करीब है फॉर एग्जांपल। अब इस वेक्टर के हिसाब से हमने यहाँ पे एक लाइन क्लिक कर देनी है विथ इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, दोनों मार्जिनल प्लेन्स के दरमियान आपके पास इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। Whenever we are finding the best fit line, we are basically aiming to find a line where the distance between the marginal line is maximum. जितना ज्यादा हमारे पास इन दोनों मार्जिनल लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस होगा, दैट इज योर बेस्ट फिट लाइन, जहां पर आप कहोगे कि अब आपका डेटा इक्वली क्लासिफाइड ऑन बिटवीन दी मल्टीपल कैटेगरी। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो दिस इज अ कंप्लीटली यू कैन से बेस्ट फिट लाइन। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास बहुत अच्छी तरीके से क्लासिफाई हुए हैं। ऐसा ही है, इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम बेसिकली कहते हैं हार्ड मार्जिनल प्लेन। व्हिच इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर कोई भी मिस क्लासिफिकेशन नहीं, जो चीज जहां पर है वो चीज वहीं पर है। ऐसे ही अगर ब्लू वाला साइड है यानी ये एक कैटेगरी अपनी तरफ है, वेरी गुड, जो लाइन से ऊपर आ रही है तो ये इस कैटेगरी में आ रहा है, लाइन से नीचे आ रही है इस कैटेगरी में, देयर इज नो मिस क्लासिफिकेशन, दैट मींस दिस इज नॉन एज हार्ड मार्जिनल प्लेन। दैट मींस आपके पास यहां पर कोई व्हिच इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सब गैप तो सफिशिएंट है लेकिन एक भी मिस क्लासिफिकेशन नहीं है, तो दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल कि एक भी ना हो। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस क्लासिफिकेशन हो रही है, जैसे कि कुछ वैल्यूज यहाँ पर आ गई, कुछ वैल्यूज इधर आ गई, इधर आ गई, और इसकी वैल्यूज कुछ इधर आ गई, इधर आ गई, अगर इस तरह का डेटा आपके पास आ रहा है तो इसको हम नॉर्मली कहते हैं सॉफ्ट मार्जिनल प्लेन। मतलब जहां पर एक कम से कम एक मिस क्लासिफिकेशन लाजमी हो रही है, दैट इज सॉफ्ट मार्जिन, where you see some misclassifications. This is how a support vector classifier works. अब इसमें हमें क्या एम करना? What we are going to find? We are basically finding the distance between these two marginal planes। जहां पर ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वो हमारे पास सबसे बेस्ट फिट लाइन आप कहला सकते हो। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब वो इजीली क्लासिफाई हो जाएगा। एक आपकी कैटेगरी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद सेपरेट हो रही है तो दैट मींस दैट इज योर बेस्ट फिट लाइन। अब इसमें हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला वही अप्लाई किया जाएगा जो आप नॉर्मली यूज करते हो व्हाइल वर्किंग विद लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था? वाई वैल्यू निकालने के लिए। एरर थोड़ी बोल रहा हूं, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, वेरी गुड। तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी अगर आप यहां पर अप्लाई करोगे सिंपली, हाउ टू यूज इट? फॉर एग्जांपल दिस इज योर बेसिकली y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? mx प्लस, ठीक है, इसको हमने एक और तरीके से लिखा था, दैट वाज बेसिकली थीटा 0 और थीटा 1 से लिखा था। इस बार फॉर एग्जांपल किस तरीके से लिखा था हमने? y इक्वल्स टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 ऑफ x। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा है। ठीक है, इसको हमने एक और तरीके से भी लिखा था, व्हिच वाज बेसिकली अबाउट, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको वेट पैरामीटर के हिसाब से चेक करें तो हम इसको इस तरीके से भी लिखते थे, y इक्वल्स टू w x ट्रांसपोज w ट्रांसपोज x प्लस b। ये भी हमारे पास ये तीनों फार्मूला एकदम सेम विथ डिफरेंट यू कैन से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यूज की जा रही है अलग अलग। आप देखोगे क्या कहते हैं रिसर्च पेपर्स, आपको ये तीनों फार्मूलाज नजर आ रहे होंगे विद डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, ये वही सेम चीज।
इसमें कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूं, ठीक है। अगर हम m को सिर्फ मैं w से रिप्लेस कर रहा हूं और आपके c को मैं सिर्फ और सिर्फ b से रिप्लेस कर रहा हूं, बाकी वही सेम चीज है। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो वही हो जाएगा आपका वेट 1 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस वेट 1 मल्टीप्लाई बाय x2, क्योंकि आपके पास जितनी x होंगे उसके हिसाब से ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा और प्लस होता रहेगा। ये वही फॉर्मूलाज अप्लाई की जा रहे हैं। इसमें हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, व्हिच इज बेसिकली हमारा ax प्लस by प्लस c व्हिच इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों कैसे सेम है? कैन यू सी दिस? क्या ये सेम आपको नजर आ रहा है? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें से y डिफरेंट निकालने की कोशिश करूं, इसको y तो हम यहीं लेकर आते हैं और हम इस फॉर्मूला को फॉर एग्जांपल यू कैन से ड्राइव करने की कोशिश करें, तो ये हमारे पास हो जाएगा by व्हिच इज इक्वल टू माइनस का ax और माइनस का, तो सही है, क्योंकि यहाँ हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया, इन दोनों चीजों को हम वहां ले गए तो वो बेसिकली ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल dy यहाँ पर पॉजिटिव है, फिर भी थोड़ा आसान है, dy यहाँ पे पॉजिटिव है या नहीं है? ये यहीं पे पड़ा रहे, पॉजिटिव ही रहे। ax यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको अगर हम इक्वल के बाद लेकर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये देखो आ गया। c यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको अगर मैं इक्वल के उस तरफ लेके जाऊंगा तो अगेन ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल इज दैट। मैं तभी तो कह रहा हूँ बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मुझे इसमें से y एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं y छोड़ देता हूँ यहाँ पे। b यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा? तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं माइनस a अपॉन b ऑफ x माइनस c अपॉन, सिंपल इज दैट, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो आपका m की वैल्यू ऊपर, हमने क्या कहा कि ये दोनों आपस में सेम है। कैसे सेम है? अगर मैं इसमें से m की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करूं तो m की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर? a अपॉन, अगर मुझे यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस c अपॉन, सिंपल इज दैट, वी हैव जस्ट एक्सपेंडेड द फॉर्मूला, दैट्स इट। अब एग्जैक्टली वही तरीका पढ़ाते, मैं सो उन्हें टाइप से पढ़ाएंगे हम तही तो वो सही है। बट जस्ट रिमेंबर दैट कि दिस इज द सेम हियर। हमने सिर्फ और सिर्फ c की वैल्यू और b की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है, दैट्स इट। यानी m की वैल्यू और c की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है, दैट्स इट, सिंपल इज दैट। नाउ हाउ वी कैन बेसिकली यूटिलाइज, कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो आपके पास मार्जिनल प्लेन बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंसिडर करता हूँ, वी हैव you can say equation which is 3x plus 2y plus 4। now ये 3x और ये 2y बेसिक 2 और 3 बेसिकली आपके पास वेट पैरामीटर्स यहाँ पे निकाल रहा हूँ, वेट एंड बायस पैरामीटर निकाल रहा हूँ, यानी a और b की वैल्यू ये हमने सिर्फ और सिर्फ कंसीडर की है फिलहाल। बाद में ये आपकी अपडेट होती जाएगी खुद ब खुद। फिलहाल हमने रैंडमली इसको इनिशियलाइज कर दिया। लेट्स क्रिएट अ यू कैन से प्लेन हियर। मैं जरा यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट कर दिया और हमारे पास एक बेस्पेट लाइन हम क्रिएट करते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल ये तो आपके पास बन गया। यहीं पर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास एक पॉइंट है जो इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पे हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट की हम एक वैल्यू में क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो x की वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ भाई ये हो गया माइनस का 4 कॉमा, सिंपल। अब इस वैल्यू को अगर मुझे इसमें से निकालना है, इस वैल्यू की मुझे प्रेडिक्टेड पॉइंट निकालनी है, यानी मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये सेम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको हम पुट करते हैं तो माइनस का 4 ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का 4 व्हिच इज इक्वल टू अगेन नेगेटिव
8। आप चाहो तो उसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। देखो, दोबारा देखो, गलत लिखा है क्या? सही है ना, मैं कैलकुलेशन करके आया हूँ भाई, ऐसी बात थोड़ी है, तभी तो देख रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है ऑलरेडी। तो बेसिकली अगर आप वैसे भी देखो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 12। 12 माइनस का है, प्लस का 4 आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, माइनस का 12 प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 8। इसको उल्टा कर दो, 4 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 8। कहाँ समझिए? दैट्स इट। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं ये कह सकता हूं कि वॉट एवर इज बिहाइंड, यानी इससे नीचे, फॉर एग्जाम्पल इस लाइन के नीचे जो भी पॉइंट आ रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव ही आएगी। क्यों? कि आप देख सकते हैं इससे नीचे जो भी पॉइंट होगा वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू दिखाएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव जाता रहेगा, कहीं पे भी जाए लेकिन नेगेटिवली यहाँ पे वैल्यू जारी होगी। अगर वैल्यू इससे ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट है इस पोजीशन के ऊपर और इसकी वैल्यू हमने फॉर एग्जाम्पल कह दी कि भाई ये हो गया हमारा प्लस का 4 और ये भी हो गया हमारे पास 4। जरा इसका निकाल के देखें क्या बनता है आपका, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 which is equals to 0। now here you can, इसको भी मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। now इसको हमने अगर निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, अराउंड 24, यानी दिस इज पॉजिटिव। बट दिस इज नॉट अबाउट क्वाड्रेंट, दिस इज अबाउट द बेस्ट फिट लाइन। जो चीज बेस्ट फिट लाइन के ऊपर है पॉजिटिव वैल्यू में आपके पास y की वैल्यू बन रही है, जो चीज बेस्ट फिट लाइन के नीचे है वो आपके पास वैल्यू नेगेटिव में बन रही है। क्वाड्रेंट तो हमने बनाया है, नॉर्मली तो क्वाड्रेंट ऐसी कोई चीज नहीं है ना अभी फिलहाल, क्योंकि हम देख रहे हैं डेटा पॉइंट जिस तरीके से आपके पास है प्रेडिक्टेड पॉइंट आपने प्रेडिक्ट करना है, यहाँ पर जो वैल्यू ऊपर होगी आगे पॉजिटिव बनेगा। नाउ फॉर एग्जांपल हियर वी नीड टू क्रिएट दी बेस्ट फिट लाइन, तब क्रिएट होगी जब आपके पास दो मार्जिनल प्लेन का डिस्टेंस मैक्सिमाइज होगा। तो यहाँ पर हम दो मार्जिनल प्लेन भी बना लेते हैं, जैसे कि ये आपके पास एक मार्जिनल प्लेन हो गया और ये आपके पास दूसरा मार्जिनल प्लेन हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला है, अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि भाई जो भी वैल्यू यहाँ पर इस मार्जिनल प्लेन के ऊपर है वो पॉजिटिव है, जो चीज वैल्यू इस मार्जिनल से प्लेन से नीचे है वो नेगेटिव है, तो गलत तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वैल्यूज हमेशा नेगेटिव ही आएंगी ना। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू किस तरीके से बनती है। अगर हम इसको लिखें कि भाई हमारे पास जो फॉर्मूला था यहाँ पर इस मार्जिनल प्लेन निकालने का, व्हिच इज W ट्रांसपोज ऑफ x plus b which is always equals to +1। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, W ट्रांसपोज ऑफ x plus b is equal to -1, यानी नेगेटिव वैल्यू ही आएगी हमेशा। अब इन दोनों के दरमियान में मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर मैं इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस फाइंड करूं तो क्या मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा? भाई ये जो दो आपके पास मार्जिनल प्लेन्स हैं इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस निकालेंगे हम, तो क्या मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा? भाई डिफरेंस निकालना है दोनों के दरमियान का कि भाई ये कहां पर वैल्यू है, ये कहां पर वैल्यू है, दोनों के दरमियान का डिफरेंस देखना है हमें। तो डिफरेंस निकालने के लिए अगर हम इसको आपस में सबट्रैक्ट करें तो व्हिच इज इक्वल्स टू 2, लेकिन सब आपको इसको बताऊं पहले इक्वेशन कैसे सबट्रैक्ट की जाती है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में किस तरीके से आप बेसिकली सबट्रैक्ट करते हो, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल सबट्रैक्शन करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो डिफरेंट इक्वेशंस बन गई तो ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन W ट्रांसपोज ऑफ x प्लस b व्हिच इज इक्वल्स टू +1, और यहां पर आ गया आपके पास W ट्रांसपोज ऑफ x प्लस b व्हिच इज इक्वल्स टू -1। अब अगर आप इसको सबट्रैक्ट करते हो तो रिमेंबर वन थिंग, जो साइंस है वो ऑटोमेटिकली पहले चेंज कर दी जाएंगे। यहां पर वैल्यू आपके पास आ रही है प्लस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये हो गया आपका प्लस व्हिच इज इक्वल्स टू, अगर देखा जाए तो आपके पास यहां पर वैल्यू क्या बन रही होगी,
टू वैल्यू, ठीक है, सिंपल। अब ये तो आ गया, ये तो हो गई आपकी कंप्लीट इक्वेशन। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन जो आपने बनाई है। तो मैं जरा इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ आपके। दिस इज बेसिकली अबाउट W ट्रांसपोज ऑफ x। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, x1 x2। x1 x2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इस x की बात कर रहा है और ये इस x की बात कर रहा है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। x2 which is equals to, ये आपके पास कंप्लीट एक यू कैन से इक्वेशन तैयार हो गई। और दिस इज द इक्वेशन, नॉट द वैल्यू। पहली चीज, ये हमारे पास इक्वेशन है, वैल्यू नहीं है। इक्वेशन का मतलब इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली टू द वेक्टर, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। वेक्टर का साइन नॉर्मली हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसको हम साइन देते हैं, एरो लगा देते हैं हमारे जिस भी वैल्यू का आपने बेसिकली वेक्टर निकालना। अब वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास वेक्टर में दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड हियर? लेंथ ऑफ योर वेक्टर, वेरी गुड। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड है आपके पास, आपने क्या करना था, अगर हमें इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स आर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड, इट इज इक्वल टू वेक्टर, ठीक है। हमारे पास दो चीजें होती हैं जब आपके पास कंप्लीट इक्वेशन है, उसमें आपके पास एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा आपके पास वैल्यू यानी वेक्टर होता है। अगर मैं इस कंप्लीट इक्वेशन में से मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दूं तो वेक्टर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, सिंपल। कंफ्यूज ना हो, आई नो दिस मैथ्स इज समहाउ कंफ्यूजिंग, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास वेक्टर कैसे बनता है, सिंपल। अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ W से, क्योंकि बोथ साइड डिवाइड होंगे, क्योंकि ये रूल है हमारे पास कि भाई अगर आप कोई भी चीज डिवाइड करते हो एक साइड पे तो आपको दूसरी साइड पे भी उसको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आप कैंसिलेशन परफॉर्म कर सकें। क्योंकि ये चीज यहाँ पे डिवाइड में वहां लेकर आऊंगा मल्टीप्लाई में, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो अगर हम कहें कि दिस इज द वेक्टर, क्या गलत है? सिंपल। सो दिस इज बेसिकली दी वेक्टर, या फिर आप कह सकते हो दिस इज दी डिस्टेंस बिटवीन बोथ मार्जिन प्लेन, मार्जिनल प्लेन या फिर मार्जिन प्लेन आपके ऊपर, ठीक है। मार्जिनल प्लेन को हम बेसिकली डिस्टेंस हमें मिल, हमें इस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना, सिंपल। अब ये वेक्टर जितना ज्यादा बड़ा होगा आपके पास, उतना ज्यादा आपके पास बेस्ट फिट लाइन अच्छी परफॉर्म कर रही होगी। नाउ दिस इज हाउ यू आर बेसिकली फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्जिनल प्लेन्स, बट टू मैक्सिमाइज दिस वी नीड अ कॉस्ट फंक्शन जो हमें इसको मैक्सिमाइज करेगा। आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा, उसमें अगर हमें जो हमारे यू कैन से क्या कहते हैं इंटरसेप्टिंग पॉइंट और इन स्लोप को मिनिमाइज कर रहा था, कॉस्ट फंक्शन हमें निकालना, तो कॉस्ट फंक्शन हम मिनिमाइज करते थे, कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज होता था, ऑटोमेटिकली आपके पास रिजल्ट बेहतर हो रहे थे। यहां पर अगर हमें कॉस्ट फंक्शन निकालना हो तो कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि इधर तो कोई आपका क्या कहते हैं स्लोप फाइंड आउट तो यहाँ पे भी करना पड़ता है, स्लोप तो खैर इसमें कोई सवाल है तो यहाँ तक तो मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन की, तो वो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कर्नल्स या अभी कर्नल्स वगैरह के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूँगा। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हो स्टिल, ठीक है। आगे चलते, सवाल है ना? रजिस्टर कौन लेकर आया? कॉस्ट फंक्शन
of this is basically the cost function. कॉस्ट फंक्शन बोल सकते हो, लॉस फंक्शन बोल सकते हो, दोनों चीजें बोल सकते हो. कॉस्ट भी कह सकते हो आप इसको, लॉस फंक्शन भी कह सकते हो. हम लॉस भी इसी से फाइंड करते हैं, कॉस्ट भी इसी से फाइंड करते हैं, यही सेम चीज. ठीक है. अब कॉस्ट फंक्शन में सिंपली बात क्या थी कि अच्छा एक और चीज, ये तो आपके पास हो गया, इसको अगर मुझे मिनिमाइज कर मैक्सिमाइज करना होगा तो इसको मैं बेसिकली रिवर्स कर दूंगा, तो वो चीज बेसिकली अबाउट मैग्नीट्यूड अबाउट 2, तो आपके पास ऑटोमेटिकली वैल्यू आती रहेगी. नाउ फॉर एग्जांपल सिंपली कॉस्ट फंक्शन निकालना, तो पहले तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा डिफरेंस, तो डिफरेंस का वैल्यू आपके पास यही बन जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ W डिवाइडेड बाय 2. लेकिन इसके अंदर थोड़ी चीजें ऐड हो जाती हैं, दो चीजें ऐड होती हैं, बहुत सी दो चीजें ऐड हो जाती हैं जिसको हम हाइपर पैरामीटर्स भी कह सकते हैं. ठीक है. पहली वैल्यू आपके पास इसके अंदर ऐड होती है जिसको हम कहते हैं C ऑफ I. क्या है C ऑफ I अभी हम देखते हैं. ठीक है. प्लस सम ऑफ ऑल वेयर I इज इक्वल टू 1 टू W आयोटा I. आयोटा बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं इसको बेसिकली, आयोटा आयोटा I. नाउ व्हाट इज C हियर. सबसे पहले तो हम C की बात करते हैं कि भाई ये C हमारे पास यहां पर क्या है. दीज आर दी बेसिकली पॉइंट्स, मतलब दी नंबर ऑफ पॉइंट्स, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ मिसक्लासिफाइड पॉइंट. पॉइंट्स allowed. For example, why this is needed? जब मैंने आपको कहा we need to maximize the distance, जितना बड़ा डिस्टेंस आप लेते जाओगे जाहिर सी बात है आपके पास मिसक्लासिफिकेशन भी बढ़ती जाएगी. इट्स पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कि हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसी को जरा मैं कॉपी करके ले आता हूँ तो इजीली हो जाएगा हमारे लिए. Now for example this is a complete, you can say हमने एक बेस्पेट लाइन यहाँ पे क्रिएट की हुई है. एक बेस्पेट लाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी कि भाई हमारे पास इस तरीके से डेटा आ रहा है और इसके पास भी दो मार्जिन प्लेन्स होंगे, या आपके पास एक मार्जिन प्लेन हो गया, या इसका दूसरा मार्जिन प्लेन हो गया. तो अब जहां पर ये जो मिस क्लासिफिकेशन पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं which are allowed. For example here you can see कि हमने यहाँ पे रखा हुआ 1 2 3 4 5 6. For example मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई C equals to 8. That means 8 मिस क्लासिफिकेशन पॉइंट्स आर अलाउड here. अगर 8 मिस क्लासिफिकेशन पॉइंट्स हो रहे तो हम कह रहे हैं यार ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा इसको, क्योंकि 8 में 8 है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेटा कोई आपके पास थाउजेंड्स में डेटा आ रहा है और सिर्फ 8 वैल्यूज ऐसी हैं जो मिसक्लासिफाइड हो रही हैं, इसका मतलब मॉडल फॉल्स है, बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है. तो C की वैल्यू इज बेसिकली टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी misclassification points are allowed here. Where we are talking about iota. Now what is iota here? What is iota here? This this is not imaginary number, this is the image. पर कौन सी image? Let me show you. For example, what is iota here? This is basically the sum of, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ sum of all, sum of. अच्छा for example एक और चीज है, यहाँ पर हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि भाई कितनी मिसक्लासिफिकेशन हम अलाउड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, बट स्टिल वी विल सी कि जो मिसक्लासिफिकेशन आ रही है इसका और ओरिजिनल जो इससे रिलेटेड मार्जिनल प्लेन है इसके दरमियान का डिस्टेंस कितना है, मतलब हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. So sum of the distance between the misclassification points is known as iota. जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि इस पॉइंट का एक्चुअल इमेज कहां बन रही है,
यहां बननी चाहिए, तो इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, इसे हम कह रहे हैं यहां पर आयोटा। तो दिस इज व्हाट द सम ऑफ समीशन, लिख दो आप इसको, समीशन आयोटा, इस तरीके का। ये तो ये इसकी नहीं, ये इसकी बात, आप इसकी बात कर रहे हो ना। हाँ नहीं, ये समीशन में आ जाता है, ये डिस्टेंस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। दिस इज द डिस्टेंस, वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वो मैथमेटिशियन है, उसको अच्छे से पता है इन सिंबल्स का, उससे टेंशन नहीं लो। समीशन ऑफ misclassification यार ये misclassification points from marginal plane, simple as that. So these are two hyperparameters which are basically considered to reduce, or you can say, sorry, to maximize the distance between the both marginal planes. अब ये सेम चीज, अब एक सवाल आता है कि सर हम एसवीएम की तरफ क्यों जाएं when there is enough you can say solution while working with logistic regression। हमारे पास बहुत आसानी से सॉल्यूशन आ रहा है, एक सिंगल हाइपरप्लेन हमने जनरेट कर दिया, हमारे पास जब सॉल्यूशन बन रहा है तो हमें यहां जाने की क्या जरूरत है। समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा इतना क्लोजली रिलेटेड होता है कि हम हमारे यूजिंग सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम उसको क्लासीफाई नहीं कर पा रहे होते। एट दैट टाइम वी आर बेसिकली क्रिएटिंग सम मार्जिन्स। अब ये मार्जिन डिसाइड करता है कि डेटा कितना क्लासिफाइड है। अगर आपके पास इनफ डिस्टेंस अवेलेबल है, इसका मतलब इजीली क्लासीफाई हो रहा है, आपका मॉडल और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा होगा। And here you can also utilize the misclassifications के कितनी misclassification आप अलाउ करते हो और कितनी नहीं करते हो। दूसरी चीज, sometimes this data comes in a way of you can say जहां पर नॉन लीनियर रिलेशन बन रहा हो। अब नॉन लीनियर रिलेशन कैसे बनता है while working with you can say supervised learning algorithm। फॉर एग्जाम्पल यहां तक तो आपके पास सिंपल था, कहते सर यहां पर हमने एक हाइपरप्लेन बना लिया, बेस्ट फिट लाइन बना, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हमारा काम हो गया, हमें जरूरत ही नहीं है इसकी, वेरी गुड। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा इस फॉर्मेट में आता है तो फिर क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ डेटा, दिस इज नॉन लीनियर डेटा। अब क्या हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसको सॉल्व कर सकता है? इस टाइप डेटा को लॉजिस्टिक रिग्रेशन सॉल्व कर सकता है? नहीं कर सकता। इवन दो एसवीएम डज नॉट डू, एसवीएम भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन खींच रहा है। एसवीएम में हमारे पास मल्टीपल कर्नल्स हो, one kernel for linear data, you have a kernel for non-linear data also। अब kernel is basically you can say the versions of the SVC, यानी हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा के लिए हमारे पास सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर के डिफरेंट कर्नल्स अवेलेबल है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। यहां पर कर्नल्स का कॉन्सेप्ट है। अब इस डेटा को कर्नल के जरिए हम एसवीसी कैसे देखेगा, यानी एसवीएम किस तरीके से इसको देखता है। दिस इज बेसिकली क्लासिफाइड इन अ 3D मॉडल। मैं थोड़ा सा इसको जरा 3D में आपको डिजाइन करके कोशिश करता हूं कि समझ में आ जाए कि आपका सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर इसको देखता कैसे। In kernels you will see
सपोर्ट वेक्टर मशीन को किस तरीके से देखेगी? Now here you can see, जब आप कर्नल्स यूज करते हो, डिफरेंट कर्नल्स यू कैन यूटिलाइज फ्रॉम दी सपोर्ट वेक्टर मशीन। अब यहां पर अगर आपके पास नॉन लीनियर टाइप ऑफ डेटा आता है तो किस तरीके से आपका एसवीसी इसको यूटिलाइज करता है, देखता है। इन 3D यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि डेटा आपका किस तरीके से आ रहा है। जो आपको ब्लू सर्किल नजर आ रहा है दैट इज द आउटर सर्किल, और जो आपके पास रेड सर्किल आ रहा है वो आपके पास बिलो दिस, ठीक है, इनर सर्किल आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अब सपोर्ट वेक्टर यहाँ पे क्या करेगा? सपोर्ट वेक्टर विल बेसिकली क्रिएट a 3D plane between both of the different type of data। इन दोनों के दरमियान एक आपके पास 3D हाइपर प्लेन बनाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से ये आपका हाइपर प्लेन बन गया। इसके बाद इसने बनाना है अपना मार्जिनल प्लेन ऑल्सो। And these are the marginal planes. By this, you can easily classify non-linear type of data from support vector machine. Support vector machine works great with non-linear type of data, but if your data is linearly distributed, फिर भी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन स्टिल यू कैन से कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन इससे अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा जब आप लीनियर रिग्रेशन की बात करोगे, मतलब लीनियर डेटा की बात करोगे। नॉन लीनियर पे तो काम ही नहीं करेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वहां पर आपको इसी को अप्लाई करना पड़ेगा। सपोर्ट वेक्टर मशीन परफॉर्म अच्छा करता है, लेकिन जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा होता है तो उस वक्त कहीं ना कहीं मिसक्लासिफिकेशन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां पर हम वेक्टर्स जो सपोर्टिंग वेक्टर, अब सपोर्टिंग वेक्टर कौन सा होगा यहाँ पे देखा जाए तो, अगर इस मार्जिन प्लेन की बात करें तो इस मार्जिन प्लेन की बात करें, दिस इज द सपोर्ट वेक्टर, ये आपका एक सपोर्ट वेक्टर हो गया, और इसकी बात करें तो ये आपका दूसरा सपोर्ट वेक्टर। तो ये सपोर्ट वेक्टर ही नहीं मिल पाता हमें, और बीच में मिसक्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा हो रही होती है जब आप लीनियरली बात करते हो। नॉन लीनियर में तो आपके पास सपोर्ट वेक्टर मशीन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। इस पर कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं और फिर हम यूटिलाइज करते हैं इसको डिफरेंट तरीकों से। तो कोशिश करेंगे जैसे कि आज हमें यूज करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये किस तरीके से काम करेगा यूजिंग डिफरेंट डेटा सेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ डेटा सेट इंपोर्ट करवा लेते हैं फ्रॉम sklearn। मुझे कुछ डेटा सेट इंपोर्ट करना है फ्रॉम डेटा सेट्स। इंपोर्ट हमें चाहिए लोड, कौन सा डेटा सेट था, आईआरएस उठा लेते हैं फिलहाल, ठीक है, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब। सॉरी, वेरी गुड, थैंक यू। जागृत इंपोर्ट अरे क्या हो रहा है आज मेरे साथ, आज क्या हो गया मुझे। खैर मैटप्लॉटलिब हो गया, उसके अलावा हमें चाहिए numpy, हाँ SVM भी निकालना है हमें, तो लेट मी शो यू SVC। नहीं भाई क्यों छुट्टी करूं, अभी तो टाइम क्या हुआ है। ओके, आपको SVM कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम sklearn.svm यू विल सी SVC। तो आपके पास यहाँ से क्लासिफायर भी मिल जाएगा आपको और आपको रिग्रेसर दोनों मिल जाएंगे।
तो आपको जो यूज करना है आप इसको यूज कर सकते हो। तो लेट्स इंपोर्ट इट फर्स्ट। तो फ्रॉम sklearn डॉट svm इंपोर्ट svc और svr आपके पास दोनों हैं, जो आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो। फिलहाल हम यूज कर रहे हैं svc। नहीं वो ऐसे ही लिखा है इसके अंदर, बताता हूँ बाद में। We have SVM import SVC, which is basically the you can say that classification model। तो जरा हम इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करने से पहले जरा डेटा को हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटा हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल we have df which is equals to load iris simple dot इसको जरा iris कर लेते हैं और df equals to print dot data frame। इसका ब्रैकेट्स इंपोर्ट के टाइम पे आप क्लास को सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हो अपनी फाइल के अंदर। यहाँ पे क्लास कॉल कर रहे हो। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे ना, तो फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे। तो डेटा फ्रेम के अंदर हमें डेटा प्रोवाइड करना है, जो बेसिकली हमारा iris डॉट डेटा कॉलम इक्वल टू iris डॉट फीचर नेम्स। नाउ here you can see हमारे पास डेटा तैयार है, डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अरे तो पढ़ने तो दो, अभी तो करने दो, बाद में स्क्रॉल करवाना, आगे तो चलने दो मुझे। We have a data which is already created here। हमारे पास डेटा अवेलेबल है iris का। इसके ऊपर हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे हमारा SVM कर्नल या SVM का क्लासिफिकेशन कर्नल यूज करना चाहते हैं हम इसके अंदर। तो क्लासिफिकेशन किस तरीके से, सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले जरा स्प्लिट भी तो करना है ना। तो स्प्लिट करने के लिए हमें जैसे फ्रॉम sklearn dot model selection import print as split और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा xtrain comma xtest comma ytrain comma ytest equals to print as split और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा df comma y की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, iris डॉट टारगेट कॉमा टेस्ट साइज हमारे पास है 0.2 एंड रैंडम स्टेट इज इक्वल्स टू। तो आपके पास एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट आपके पास क्रिएट हो चुका है। You can apply standard scaling, you can apply PCA to increase the readability for your machine learning model। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को फिर टास्क के अंदर जो भी मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें आप लोगों ने स्टैंडर्ड स्केलिंग भी करनी है, परफॉर्म करनी है और साथ में PCA भी अप्लाई करके फिर उसके बाद प्रेडिक्शन निकालें और कंपेयर करेंगे इन दोनों के दरमियान क्या रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आगे तो चलने दो। अब SVM तो हमने ऊपर इंपोर्ट कर लिया था, तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं हमारा SVC is equals to SVC और यहाँ पर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं for now these parameters here you can see that we have C value। now you know very well C value क्या है। number of misclassifications which are allowed while creating a marginal plane
इन दो मार्जिनल प्लेन के दरमियान का डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल व्हाट एवर द डिस्टेंस यू आर चूजिंग, उस सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस, उसके अंदर इतने मिस क्लासिफिकेशन अलाउड हैं या नहीं है, वो आपने यहाँ बताना। मैंने यहाँ अभी आप लोगों को ड्रॉ करके भी तो समझाया यार, ये तो देखो ना, क्यों यार सी क्या था कि ये जो नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल मिस क्लासिफिकेशन से कितनी अलाउड है, आपने 8 रखा तो 8 मिस क्लासिफिकेशन अलाउड, आपने 2 रखा तो 2 मिस क्लासिफिकेशन अलाउड। यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू आ रही है 1, इसका मतलब ओनली 1 मिस क्लासिफिकेशन अलाउड। इट्स अप टू यू, ठीक है, क्या आप कितनी रखते हो सी की वैल्यू। बहुत ज्यादा नहीं रखते हम, क्यों, अगेन बहुत ज्यादा आपने मिस क्लासिफिकेशन कर दी तो यू विल से दैट कि आपका मॉडल सही परफॉर्म कभी भी नहीं करेगा, हमेशा मिस क्लासिफिकेशन दे रहा होगा। टेस्टिंग 2 कहाँ रखी है, वो टेस्ट साइज है ना, वो तो डेटा का साइज है। यहाँ तो हम कह रहे हैं कितनी मिस क्लासिफिकेशन अलाउड है, हम कह रहे हैं भाई आपने 2 रखनी है, आप 2 रख सकते हो, आप 5 रख सकते हो, आप 8 रख सकते हो, सब टू यू के, इट डिपेंड्स ऑन डेटा साइज, जितना बड़ा डेटा साइज है उसके हिसाब से आपने इसको बेसिकली देखना है। We have different, here you can see we have RBF kernel, kernel में हमारे पास different kernel आ जाते हैं, जिसमें आपके पास linear kernel है, we have polynomial, we have RBF, we have sigmoid, we have pre-computed। ये different kernels for different you can say type of data के लिए utilize किया जाता है। अभी आपके पास linear type का data है, you can use linear here, ठीक है, multiple है, you can use polynomial। But if you are basically using RBF, this is basically specifically related to the non-linear type of data, तो तब आपको RBF यूज करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा sigmoid आपके पास अवेलेबल है, you have pre-computed, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, you can use hyperparameter tuning by changing all these kernels, जिस kernel में आपके पास best result आ रहे हैं, that is your best kernel related to your data set, ठीक है। C की वैल्यू आपके मत पड़ेगी, आप कितनी वैल्यूज चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करें, मैक्सिमम इटरेशंस, वर्बस, ये सारी वैल्यूज आप चेंज करें, उसको चेक करें, दीज आर द लर्निंग रेट, द लर्निंग रेट जो आपने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी बाय डिफॉल्ट 0.001, आप टॉल की वैल्यू चेंज करते जाएं, आपको पता चलता जाएगा कि आपके पास कितना डिफरेंस आ रहा है। द कोएफिशिएंट फैक्टर आपके पास यहाँ पे 0.0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप चेंज करें, 0.1 से स्टार्ट करें, 2 से स्टार्ट करें, इट्स अप टू यू एंड सी व्हाट पैरामीटर्स आर बेस्ट रिलेटिंग टू योर डेटा सेट। Again I will say there is no you can say guarantee that this type of model with specific parameters are best for every kind of model or data set, there is no guarantee। तो आपको यहाँ पर वही सेम चीज है, आप इसको डिप्लॉय करें, एक्सप्लोर करें, यूज करें, एक्सप्लोर करें, फिर ही आपको पता चलेगा कि आपके पास आपके डेटा सेट के हिसाब से कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो लेट्स सी, यहाँ पर हम इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। वंस मैं अभी आपको टास्क देता हूँ, वो टास्क आप परफॉर्म करके मुझे दिखाएं, और फिर उसके बाद मैंने एक और टॉपिक कवर अप करवाना है जो बहुत बेहतरीन टॉपिक, जो मतलब जो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जिस तरह आप हाइपर पैरामीटर करते हो, अभी आप क्या कर रहे हो, हर मॉडल का अलग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, मैं आपको कहूँ मल्टीपल मॉडल्स को भी एक साथ कर सकते हो आप, मतलब एक ही डेटा के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो, एसवीएम आप अप्लाई करना चाहते हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप अप्लाई करना चाहते हो, डिसीजन ट्री, इन तीनों को एक ही साथ ट्रेन मॉडल फिट वो खुद ही ढूंढेगा। अब जो मॉडल जिस पैरामीटर के साथ बेस्ट परफॉर्म कर रहा होगा वो लाके आपको लाके दे देगा। वो आखिर में बताते हैं ना, जब सारे कुछ हो जाए उसके बाद बताया जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल हमने क्या करना है, अब ये आपके पास बन गया, मैं सिर्फ और सिर्फ सी की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर हमारे पास सी थोड़ा सा बढ़िया से कैपिटल सी है, हाँ कैपिटल सी की वैल्यू हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल 5 हियर। सो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएटेड है, एसवीसी को हम बेसिकली यहाँ पर ट्रेन कर लेते हैं डॉट फिट, और यहाँ पर हमने इसको एक्स की वैल्यू दे देनी है व्हिच इज एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। मॉडल आपका ट्रेन हो चुका है, लेट्स यू कैन से गेट दी एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी निकालने के लिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा एक्स टेस्ट प्रेडिक्ट इक्वल्स टू अगेन एसवीसी डॉट
प्रिडिक्ट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स टेस्ट। इसमें यहाँ पे प्रिडिक्ट कर लेना है। मैं जरा फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट चाहिए एक्यूरेसी क्लास, सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी स्कोर ही कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी कि हमारे पास एक्यूरेसी कितनी आती है। एक्यूरेसी स्कोर व्हिच इज इक्वल टू y टेस्ट कॉमा x टेस्ट व्हिच इज इक्वल टू 100%. Congratulations. This is how SVC works. मॉडल का डेटा आपके पास कम है, आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एसवीसी। इवन मेरे ख्याल से लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने भी 100% एक्यूरेसी दी थी आरएस के ऊपर। ऐसे ही ना अभी आप लोगों ने क्या करना है, मैं आप लोगों को एक टास्क प्रोवाइड करता हूं, तो दोबारा स्टार्ट करता हूं। ओके, अभी जो मैंने आपको टास्क प्रोवाइड किया, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, What we are basically doing, आपने देखा काफियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, किसी ने स्टैंडर्ड स्केलिंग अप्लाई की, किसी ने स्टैंडर्ड स्केलिंग विद पीसीए अप्लाई की है, आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आए। व्हाट डू यू थिंक, स्टैंडर्ड स्केलिंग इज नीडेड और नॉट? क्या हमें स्टैंडर्ड स्केलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास हर फीचर डिफरेंट यूनिट के ऊपर बना हुआ होता है, तो हमें उससे एक यूनिट पर लेकर आना होता है। डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीसीए इज जस्ट फॉर द रिडक्शन। आप पहले स्टैंडर्ड स्केलिंग करो फिर पीसीए अप्लाई करो, ठीक है। और एक नया टॉपिक भी मैं इसके अंदर ऐड करता जाऊंगा, वो जो बेसिकली पाइपलाइनिंग टेक्निक। अब अभी तक व्हाट यू आर डूइंग फॉर स्टैंडर्ड स्केलिंग, आप पहले क्या करते हो, स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट बनाते हो, वेरी गुड। उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करते हो इनटू स्टैंडर्ड स्केलिंग, फिर आप वो डेटा प्रोवाइड करते हो पीसीए को, फिर पीसीए उसको ट्रांसफॉर्म करता है, फिर आप वो डेटा प्रोवाइड करते हो अपने मॉडल को। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग चीजें बार बार यूटिलाइज करनी पड़ती है। यू कैन क्रिएट योर ओन पाइपलाइन, दो आप अपना एक कंप्लीट पाइपलाइन बना सकते हो। पाइपलाइन का मकसद क्या होता है? पाइपलाइन का मतलब होता है कि आपकी एक कंप्लीट प्रोसेस आप यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर दैट यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग टू द आउटपुट। अगर हम देखें व्हाट वी आर डूइंग व्हाइल वर्किंग विद एनी मशीन लर्निंग मॉडल, सबसे पहले हम प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं। प्री प्रोसेसिंग में क्या आ रहा है? स्टैंडर्ड स्केलिंग, पीसीए। क्यों? आप एक यूनिट पर लेकर आ रहे हो, डायमेंशन रिडक्शन कर रहे हो। देन वी आर बेसिकली अप्लाइंग अवर मॉडल, मॉडल के बाद हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। So we can connect the complete process in a single pipeline, by which you can easily, you can say, connect all these pre-processing components and models and you can say post-processing components together. कैसे? For example, let's create a pipeline here, और पाइपलाइनिंग के लिए हम यूज करेंगे sklearn का pipeline, and this comes from where did it come here? Now in pipeline we have some different parameters. Number one thing is steps, which is a required parameter. These are the steps to follow. क्या आपको क्या फॉलो करना है? What is this step? सबसे पहला स्टेप क्या था? प्री प्रोसेसिंग। सेकेंड स्टेप मॉडल। थर्ड स्टेप पोस्ट प्रोसेसिंग। ये पूरे स्टेप्स आप एक साथ एक सिंगल पाइपलाइन के अंदर बना सकते हो। कैसे? You just need to import pipeline, and in pipeline we have steps. This is the list of tuples. So remember one thing, steps में आपने tuple देना है list of tuples से ही, ठीक है। This is not, you can say कि यहाँ पर आपने कैसे देना है, list of name, मतलब tuple of name of step estimators. Let's see how you can use it. तो सबसे पहले हमने इसको प्रोवाइड करना है, उसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, from sklearn dot pipeline import pipeline. That's it. Let's create a pipeline here. What it says, pipeline from oh sorry, P पर आएगा,
pipeline. So pipeline is basically imported and now you can create your own pipeline. For example, here I am going to create. अच्छा ये import तो कर लिया हमने, पर मैंने यहाँ पे standard scaling वगैरह import नहीं की हुई है, तो मैं जरा वो भी import करता हूँ from sklearn dot preprocessing और यहाँ से हमें मिलेगा standard scaler और from sklearn dot decomposition और यहाँ से हमें मिलेगा everything is basically here imported. Let's create a complete pipeline, which is basically a pipeline here. Pipeline equals to, for example, simply आपने provide करना है pipeline here. So number one thing is basically the list of tuples. We are basically providing. सबसे पहली pipeline क्या बनानी है हमें? Standard scale. तो आपने यहाँ पे बना लेना है अपना standard scale. Now this is basically added to your pipeline. लेकिन मुझे इसके अंदर और भी तो ऐड करना है ना, सिर्फ ये थोड़ी करना है, तो इसके अंदर हमने एक और ऐड कर लेते हैं. ये हमारा आ जाएगा और इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर हमारा SVC सिंपल और इसका हमने प्रोवाइड कर देना है C की वैल्यू इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल. Now your pipeline is basically created. और दूसरा हमारे पास डेटा मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो मैं एक दफा डेटा भी इंपोर्ट कर लेता हूँ. तो ये काम बैक करना था ना, चलो कोई नहीं, अभी कर लेते हैं. तो from sklearn dot datasets import load कहाँ गया कैंसिल. यहाँ पर आ गए और ज़रा हम इसमें से निकाल लेते हैं. डेटा इक्वल्स टू लोड, वेरी गुड, x इक्वल्स टू डेटा डॉट डेटा और हमारे पास y इक्वल्स टू डेटा डॉट टारगेट और ज़रा हम यहाँ पर x train comma y train, oh sorry, x test comma y train comma y test equals to again train test split और इसके अंदर हमने प्रोवाइड कर दिया हमारा x comma y with test size of 0.25 and comma random state of 42. The pipeline is ready here. You can utilize the complete pipeline by just providing the values here. So simply आपने क्या करना है, आपका pipeline आ जाएगा dot we have fit here. This is where we are basically going to train our model on the basis of our complete pipeline. वो सबसे पहले स्केलर अप्लाई करेगा, PSC अप्लाई करेगा, उसके बाद SVC अप्लाई करना चाहिए. लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पर जो आपका x train comma y train and the model is basically training और यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है, cannot unpick non-iterable standard scalar object. I don't know why it is happening. ओके असल में मैं इसको नाम नहीं दिए थे मैंने, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था. सो यू नीड टू प्रोवाइड अ टपल ऑफ नेम, यानी आपने यहाँ पे कोई भी रेफरेंस का नाम आप देना चाहो आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये डिप्लॉय कर रहा होगा. नाउ हियर यू कैन सी योर कंप्लीट मॉडल, यानी आपने स्टैंडर्ड स्केलिंग, प्री प्रोसेसिंग, पोस्ट
प्रोसेसिंग या फिर आपका मॉडल क्रिएशन, एवरी सिंगल थिंग इज कनेक्टेड इन अ सिंगल पाइपलाइन। आप डायरेक्टली पाइपलाइन को ट्रेन करते हो, सारा चीज आपकी स्टैंडर्ड स्केलिंग खुद अप्लाई कर रहा है, खुद से उसका पीसीए निकाल रहा है, एंड इन दी एंड आपके पास मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। Once it is basically here, you can see pipeline ready हो गई, pipeline train भी हो चुकी है। Let's predict from our pipeline। तो आपने predict करने के लिए मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ x test predict which is equals to our pipeline dot predict, और यहाँ पर हम यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं हमारा x test। Let's see something happened, students ने predict की है। After the prediction, let's see कि हमारे पास डेटा एक्यूरेसी क्या दे रहा है। ये तो एक्यूरेसी प्रोवाइड करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, प्रिंट, और यहाँ पर हम यूज करेंगे एक्यूरेसी स्कोर, और आपका आ जाएगा y टेस्ट कॉमा, now here you can see we have 97% accuracy applying standard scaling, PCA and support vector classifier, सब कुछ एक साथ एक ही पाइपलाइन के अंदर खुद ब खुद होगी, हमें अलग से इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें देने तो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट की वैल्यू दी थी मैंने यहाँ पे देता हूँ आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स which is basically 2। let's see again ट्रेन करते हैं, दोबारा टेस्ट करते हैं, and here you can see with 2 it has basically applied 0.96, that means 96%। अगर आप चाहते हो पीसीए ना हो, पीसीए हटा दो, डायरेक्ट स्टैंडर्ड स्केलिंग, एंड नाउ हियर यू कैन सी आई गॉट एक्यूरेसी ऑफ 97, यानी अराउंड 98 आपके पास यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू चेंज की हुई। आई होप समझ आ गया। इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। स्टिल एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। इसमें कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। समझ आ गया पाइपलाइन। नाउ जो चीज आप लोग अलग से कर रहे थे कंप्लीट प्रोसेस, वहां पर आप इसको एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। इवन दो यू कैन अप्लाई हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ऑन डिफरेंट मॉडल्स ऑल्सो। आप अलग अलग मॉडल्स के दरमियान का भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग परफॉर्म कर सकते हो बाय अप्लाइंग योर ग्रिड सर्च सीवी एंड पाइपलाइन बोथ। दोनों को यूटिलाइज करके हम ये चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें फिलहाल कोई भी सवाल तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा ख्याल है कि हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वाला भी कर लेना चाहिए। बहुत सिंपल है, पीछे ऐड कर दो दोबारा। हाँ तो 98 ही होगा। तुम्हारी सी की वैल्यू क्या थी? चले ओके, 4 रखी थी। पीछे क्या रखा था? पीछे नहीं रखा। ओके, आज के लिए इतना काफी है।